अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसकी रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया और पीटीआई की तरफ से उसको बारहा अपनी हक तलफी करार दिया जा रहा था। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बिल आखिर उनकी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने न सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया, बल्कि मखसूस नशिस्तों को दीगर जमातों में तकसीम करने के ऊपर भी बड़े संजीदा सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि असल मसला उनकी नजर में अवामी मैंडेट का है। कानून में कहां लिखा है, उन्होंने ये सवाल किया कि जो बची हुई नशिस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएं। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया, बगैर कोई माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांट दी गई। अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी से महरूम हो जाएंगे। बादअज़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस को समाअत के लिए मंजूर करते हुए दीगर जमातों को इजाफी सीटें देने की हद तक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का ये जो फैसला था, इसको मुअत्तल कर दिया गया। हम इसके ऊपर आज बात करेंगे कि क्या आज की जो समाअत है इसके बाद ये कहा जा सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। अब इसी बेसिस पे बात होगी जो रिमार्क्स अदालत की तरफ से सामने आए हैं। इस पे जो रद्द अमल है उसका सिलसिला भी आज हमने देखा। वजीर कानून ने दबे अल्फाज में इस फैसले को मुस्तरद किया और कहते हैं कि पार्लियामान की कानून साजी पर हुक्म इम्तना से गुरेज करना चाहिए था, बेहतर होता कि लार्जर बेंच जो है वो फैसला करता। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई इससे बहुत मुतमईन नजर आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक और मामले से इसको कनेक्ट किया जा रहा है इनडायरेक्टली। बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद को 3 साल तक बढ़ाने से मुताल्लिक होने वाली जो कुछ रूमर्स है, चहमगोइयां हैं, उसका हवाला दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली और कहा कि हुकूमत आइन में तरमीम करने जा रही थी और इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर 2/3 अक्सरियत उनकी तरफ से दिखाई जा रही थी, लेकिन अब उसका भी सदेबाब हो गया। सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं, ये जो ओहदे में तौसीह का मामला है चीफ जस्टिस की और सिर्फ अभी चहमगोयों की हद तक ही है, पीटीआई की तरफ से इसके ऊपर खुलकर बयान दिया जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी किसी एक शख्स को फायदा देने के लिए आईनी तरमीम की मुखालफत कर रही है। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीफ जस्टिस की उम्र की जो मुद्दत हद होती है उसको बढ़ाकर मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का कोई ऐसा फैसला अगर हुकूमत करने जाती है, ऐसी कोई आईनी तरमीम करने की ख्वाहिश रखती है, तो क्या ये सोच की हद तक भी दुरुस्त है। एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में आज फैजाबाद धरना नजरसानी केस की अहम समाअत हुई और ये एक चीफ जस्टिस जो मौजूदा है काजी फायजीसा साहब, उनके लिए एक बड़ा पर्सनल सा मैटर भी है क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी थी। 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इसकी समाअत की और जो धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि समझ नहीं पा रहा कि किस लेवल के जहन है जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन ने फैज हमीद को बरीउज़िम्मा करार दिया और सारा मलबा उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया। ये सवाल किया चीफ जस्टिस ने इस मौके पे कि कमीशन ने ये तो बताया ही नहीं कि हलफ की खिलाफ वर्जी किसने की है। इस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो धरना केस का फैसला था इस पे ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उनका अपना ही ये फैसला था, कोई अमल दरामद करा सकेंगे या यही एक सवाल रहेगा कि उन्होंने ही तजवीज़ किया था कि इसके ऊपर कमीशन इंक्वायरी करे, तो ये मामला खुद ही कहीं ना कहीं इबहाम का शिकार करने में उनका अपना नाम भी इस हवाले से डिस्कस होगा। तमाम इशूज़ क्यों करेंगे। कुछ पीटीआई के इंटरनल रिफ्ट्स का भी मामला है, शेर मरवत साहब के हवाले से उन्होंने पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट की निशानदेही किया, वो भी आज मौजूद बहस होगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, एडवोकेट अहमद ओवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। जो ये मखसूस नशिस्तों का मामला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, ये इसके ऊपर तो आपकी जमात, आपके जो जमात के रहनुमा हैं वो तो इसको तकनीकी बेसिस के ऊपर काफ़ी अरसे से डिफेंड करते आ रहे हैं और जो हुकूमती जमातें हैं अपना हक समझ कर आप लोगों ने ये जो सीटें हैं इसको इंजॉय कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों को। लेकिन जो सवालात आज जज साहिबान ने उठाए और हमने इब्तदाइया में जिक्र किया कि किसी और का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए, इसकी कहाँ गुंजाइश है, तो फिर क्या वक़्त रह जाती है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की, सिवाय इसके जो पीटीआई कहती है कि हमें महरूम रखा गया, दीवार से लगाने का तसलसल था ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसा, ये सबसे पहले तो अव्वल बात है कि आप ये जो मामला है ये सब जुडिस हो चुका है, मगर बहसियत वकील और पॉलिटिकल वर्कर मैं आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब देने का पाबंद हूँ कि ये हमारा डोमेन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन था
इलेक्शन कमीशन ने पहले फैसला किया, उसके बाद ये पेशावर हाई कोर्ट में गए, पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया और फिर इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतज़ार करना चाहिए। मेरे बादी नज़र में मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक तंजीम पार्लियामेंट के अंदर मारूज़ वजूद में आती है। एक भी बंदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पे इलेक्शन लड़के इस पार्लियामेंट में नहीं आए। बहरहाल उन सबके बावजूद फंडामेंटल हक है सबका, फंडामेंटल राइट है कि वो अपने मैटर को लेके आगे जाएं और अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मगर साथ ही साथ सवाल ये पैदा होता है कि आज खुशियां हैं, हैप्पी हैं पीटीआई वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले या जिस दीगर जो लोग हैं, तो यही अदालत है जब ये किसी और को रिलीफ देती है तो फिर आप इस अदालत के उस फैसले को, उस जजमेंट को क्यों नहीं मानते? आप अपने इदारों सर, ये तो सभी का यही हाल है निहाल साहब। आपकी जमात तो खत लिखने वाले जज साहिबान के ऊपर तनकीद कर रही है। आपकी तो जमात की तरफ से खत जो लिखने वाले जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके हवाले से हर तरह के तंज किए जा रहे हैं। तो हमने तो पिछले कुछ सालों के अंदर यही रवैया देखा है, जो मर्जी की बात करे वो पसंद आता है, बाकी सब सियासत करते हैं, खा वो फैसले हों या जजेस की शख्सियात हों। जी देखिए जी, हम पे तो बहुत सारे इल्जाम लगते रहते हैं, मगर जो पीटीआई वालों ने पूरी कैंपेन चलाई, एसआईटी वालों ने जो पूरी कैंपेन चलाई, तो आज खुद को वो किस आईने में देखते हैं? चले, हम पे तो इल्जाम लगते ही रहता है कि इन्होंने गलत किया, सही किया, अच्छा किया, बुरा किया। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के जो दोस्त हैं उनको अपने सफ़ों में देखना पड़ेगा कि उनके सफ़ों में एक सबबंदी होनी चाहिए कि इनको डायलॉग अपने आप से करना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी जवाबदेह नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने देखिए, अगर किसी और ने इजाजत दी, उसके बाद ही स्पीकर ने और पार्लियामेंट ने जो मखसूस नशिस्तें थी, उसकी जो सीटें थी, उसे तकसीम किया। जवाबदेही तो यकीनन सियासी जमातों की नहीं इसके ऊपर हो रही है। निहाल साहब, असूल की बात ही सिर्फ आपसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन अब अहमद अवैस साहब की तरफ जाती हूँ ताकि वो रिस्पॉन्ड कर दे। अहमद अवैस साहब, जो निहाल साहब की तशरीह है सारे मामले की, उसके ऊपर तो आप कमेंट कीजिए। जो सवालात अदालत में जज साहिबान ने आज उठाए, उसको देखते हुए आप हौसला अफजा आउटकम इसका निकल सकता है, आप मुतवक्के है या नहीं है? ये सवाल वजीर कानून ने उठा दिया। उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच ही देखता अगर इस मामले को, तो वो बेहतर होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा वाज़ेह मेरे ख्याल में आज की जो वहाँ पे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी और जज साहिबान के जो कमेंट्स थे, वो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के ऊपर उन्होंने बड़े नपे तुले उन्होंने कमेंट्स दिए। और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, हमने ये देखना है कि आइन क्या कहता है, आइन में क्या लिखा है, क्योंकि वो हतमी है। क्योंकि आइन के अंदर तो अगर एक फुल स्टॉप और कॉमा भी है और हम समझते हैं कि ये गलत है, तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए उसको अमेंड करने के लिए। इसलिए वो अहमियत उस बात की है। और आइन के आर्टिकल 51 को आप पढ़ लीजिए, तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की सीट्स हैं, स्पेशल सीट्स जो हैं, वो अगर एक पार्टी को नहीं मिली हैं तो वो दूसरी पार्टी को मिल जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ ये भी नहीं लिखा हुआ कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उन्होंने एक ही बुनियाद रखी है कि कितनी सीटें हैं किसी पार्टी की, पहले हैं या बाद हैं। ये तो आगे लॉ में ये इन्होंने रूल्स बना लिए, कानून, उसमें ये इलेक्शन कमीशन इसको लेके आगे आया। लिहाजा उसके ऊपर वो सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाएंगे कि एक बड़ी पार्टी जिसको पाकिस्तानी कौम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया और उसको अब नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। पहले आपने इलेक्शन सिंबल छीन लिया उसका, पहले उसके आपने वो इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर तमाम पाबंदियां लगाई, उसको एज पॉलिटिकल पार्टी बिहेव करने से रोक दिया। और उसके बाद उसके ऊपर यह किया कि आपने उसको सीटें जब एक सुन्नी इत्तेहाद पार्टी से जब उन्होंने एक एग्रीमेंट करके और उसमें शामिल हो गए, तो आपने उसको सीटें देने से रोक दिया।
लेकिन कहीं पर अहमद अवैस साहब ये जो सवाल उठाया जाता है कि आप लोगों की अपनी जो हिकमत अमली थी, कुछ लोग आपकी जमात के अंदर से भी इस पे बोल पड़े थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ शामिल होना, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की भी निशानदेही मुख्तलिफ हवालों से करते आए हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी पीटीआई लेगी कि कुछ मुख्तलिफ अगर तरीके से हम चलते तो शायद ये चैलेंज भी ना सामने। देखिए मैं आपको बताऊं, आप ठीक कह रही हैं, सवाल ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता रहता है, लेकिन इवेंचुअली जब ये फैसला हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद पार्टी में शामिल होना है और हो गए शामिल, तमाम के तमाम मेंबर्स आ गए। किसी ने, आप देखिए जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं सब उसमें शामिल हैं, किसी ने उसे अलहदगी का रास्ता इख्तियार नहीं किया। इसके साथ साथ देखना ये भी है कि आइन का आर्टिकल 51 जो है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है स्पेशल सीट्स के मुतालिक, वो क्या कहता है? वहाँ पे कहीं एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो कहें कि जी अगर आपको सीटें नहीं मिली हैं तो वो किसी और को चली जाएंगी, या आपको सीटें क्यों नहीं दी जाएंगी, अगर पार्टी मौजूद है उसकी इतनी सारी सीटें तो उसको देनी चाहिए। ये सारे मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट देखेगी उनको, मतलब हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल गलत था। बिल्कुल सब्जुडिस है, एक हद तक ही बात कर सकते हैं हम सर इन जो रिमार्क्स सामने हैं उसकी बेसिस के ऊपर एक तबसरा ही आप लोगों से हासिल कर रहे हैं, यकीनन एक जिम्मेदारी का भी साथ ही कोशिश करेंगे कि मुजाहरा करें। मंदोखेल साहब, लेकिन आप तीनों क्योंकि कानून को समझती हैं शख्सियात, तो इसलिए हमने आप लोगों को से ही मैं समझती हूँ कि ज़्यादा इसके ऊपर बात करें तो बेहतर होगा। मंदोखेल साहब, ये भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये बात तय है कि मखसूस नशिस्तें कोई भी पार्टी अपनी नुमाइंदगी के हिसाब से ही हासिल करेगी। इसी तरह का हवाला अहमद अवैस साहब भी दे रहे हैं। आपकी नज़र में इस मामले में आइन को मुकद्दम रखना चाहिए या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी एक पैटर्न है जिसका शकवा पीटीआई करती है कि पहले बैट का निशान हमसे ले लिया, फिर मखसूस नशिस्तें ले ली, हवा का रुख जो है वो भी पीटीआई के लिए बहुत सी चीज़ें डिसाइड कर रहा था। तो इसको आप कैसे देखते हैं आज की समात और इन रिमार्क्स को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दोनों हमारे सीनियर वकील बैठे हुए हैं कोर्ट के अंदर। जब जजेस साहबात की जो कमेंट्स है वो किसी जजमेंट का, किसी ऑर्डर का हिस्सा नहीं होता है, और वो इस तरह ऑब्जर्वेशन को या जो नाम दे वो देते रहते हैं, उसमें उसका जजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और इससे किसी पार्टी को ना तो खुश होना चाहिए ना किसी को खफा होना चाहिए। तो ये सारी बात तो आपके सामने आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करें सर। जी जी मंदोखेल साहब, जारी रखें सर आप। अच्छा, देखिए दूसरी बात ये कि पीटीआई वालों के साथ आज जो मुख्तलिफ चैनल में इनके साथ बैठा हूं तो ये बड़े बगले बजा रहे हैं, और इनके एक सीनियर एडवोकेट है तो यहाँ तक कहा कि अब अदलिया से एक पटली भी चली है, मतलब जो फैसले इनके खिलाफ है वो अदलिया गलत पटली भी चल रही थी, आज जो स्टे ऑर्डर मिल गया। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि जो पीटीआई से जो सिंबल छीना है वो सिंबल सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं किया, उसके ऊपर फैसले पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। और उसके बाद जो रिजर्व सीटों की बात आ रही है वो भी इलेक्शन कमीशन ने किया और उसके ऊपर फैसला किए पेशावर हाई कोर्ट ने। अब चूंकि आज पहली हियरिंग है उसको स्टे कर दिया है, तो ये स्टे से मेरे हिसाब से वक्ती तौर पे ये सिलसिला तो रुक गया, मगर ये कोई जजमेंट नहीं है, ये कोई फैसला नहीं है। जब आखिरी जजमेंट आएगा तो कुछ भी हो सकता है, इनको सीटें वापस भी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो लिहाजा इससे पहले कि हम मिठाइयां बांटे, हमें आखिरी जजमेंट का यानी जो आखिरी फैसला है उनका इंतजार करना चाहिए। और इंतजार इस बात का भी करना चाहिए कि अगर आपके हक में फैसला आ जाए तो आप तो अदालत की इज्जत करेंगे, मगर आपके खिलाफ आ जाए तब भी आपके ऊपर लाजिम है कि आप अदालत की इज्जत कर रहे हैं। माजी में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाए, जिस तरह खुद इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस के खिलाफ खत लिखा कि आप रिजाइन कर दे, ये सारी इनकी वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको दबाव में लाने के लिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अभी पहला दिन है, आज स्टे है, आखिरी जजमेंट तक इंतजार करना चाहिए। और फिर मैं ये भी कहूंगा हुकूमत में बैठे हुए पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो इन सीटें रिजर्व थे या जो उनको तकसीम हुआ वो सर, ये इनका हक है। मंदोखेल साहब, सिंपली अगर आप ये बताएं, ये नशिस्तें इनका मखसूस नशिस्तें इनका हक है या नहीं है आपकी नजर में? नहीं है, फैसला या अदालती कार्रवाई को एक तरफ रखते हुए नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह से मैं ये भी कहूंगा कि अदालत को इलेक्शन कमीशन के मामला में
दखल नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो जो फैसले करे आप उसको मुस्तरद कर ले। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स ये कहते हैं कि जो सीटें उनके पास है मौजूदा पार्टियों के ऊपर वो तकसीम करेंगे, आजाद उम्मीदवारों पे नहीं तकसीम होता है, वो बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टियों के ऊपर होती है। यहाँ जिस पार्टी को उन्होंने ये सीटें डाली है उनका अपना सरबरा आजाद इलेक्शन लड़ा है, वो खुद उनका लिस्ट ये है, वो खुद जो है ना वो यानी कम से कम तहरीक इंसाफ के लोगों को और वकला को ये तो देखना चाहिए, कोई पार्टी डमी तो नहीं ढूंढना चाहिए, कोई छोटी मोटी पार्टी ढूंढनी चाहिए जिसका कोई सिंबल होता, जिसकी कोई लिस्ट होता, जिसका कोई एक आध मेंबर होता। कौन सी पार्टी ढूंढ ली है जो खुद ही सारे के सारे जो है खड्डे में पड़ गए। निहाल साहब, पार्लिमानी पार्टी भी बन गई, दूसरा जो एक मरहला हो उसके अंदर आप समझते हैं अगर चीज़ें आगे जाकर चेंज होती हैं? और बिलखुसूस निहाल साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो मंदोखेल साहब भी बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के के मामलात के अंदर क्या अदलिया को आप भी समझते हैं कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो इन्होंने भी सवाल उठाया? देखिए, मंदोखेल साहब ने कोई गलत बात नहीं की। आपके आइन और कानून के मुताबिक चंद इदारे बिल्कुल आज़ाद है, और दुनिया बहुत सारे ममालिक में जो डोमेन है इलेक्शन कमीशन का वो बड़ा इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है एंड पावरफुल है। तो उसके पास ये इख्तियार और इस्तेहकाक है कि वो अपने फैसले करे। साथ ही साथ कुछ उनके पास जुडिशियल इख्तियारात भी हैं, उनमें सज़ा देने का, किसी को बरतरफ करने का, किसी को नोटिफाई करने का, किसी को डिनोटिफाई करने का इख्तियार है। तो वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ना वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में है, ना वो जुडिशरी के अंदर में है, वो किसी के मातहत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे के अंदर मुदाखलत करना, मैं नहीं समझता कि ये बड़ा आसान काम है। उसके आप डोमेन को चैलेंज अगर कर रहे हैं तो उसका एक तरीक़ाकार होता है, उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, और उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ दिस इज द डोमेन ऑफ द पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अहमद अवैस साहब, अब ये हम रिकॉर्ड पे रखेंगे निहाल साहब, खुदा न खास्ता कल को आप लोगों के खिलाफ भी कोई इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करता है तो फिर क्या आप करेंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब, और वक्त बदलते पाकिस्तान में देर नहीं लगती, महीने भी नहीं दिनों में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अहमद अवैस साहब, ये ईसीपी की डोमेन चैलेंज हो रही है यहाँ पे, दोनों जो दीगर मेहमान हैं उनका ये बड़ा स्ट्रांगली ये ओपिनियन है। मैं दोनों से माजरत के साथ ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान की जुडिशरी भी एक अदारा है ना, बल्कि बहुत बड़ा अदारा है, क्योंकि आइन को ट्राइकोटमी ऑफ पावर गिना जाता है ना, कि इसमें एक पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है, ये तीनों इंडिपेंडेंट अदारे हैं। तो जब वैसे कह रहे कि इलेक्शन कमीशन की डोमेन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो फिर जुडिशरी की डोमेन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी तरह से क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 188 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, इसीलिए जुडिशरी की हैसियत सबसे जो है मुनफरद है और ताकत में ज़्यादा है, इस लिहाज से कि वो पूरे आइन की बाकी तमाम इंडिपेंडेंट अदारों को कंट्रोल करता है, उनको उनके प्रेमिसेस के अंदर खड़ा करता है। और मैं आपको मिसाल देता हूँ उसको, अगर लेजिस्लेशन आए दिन आपने देखे बहुत सारे जो इनेक्टमेंट होती है जो पार्लियामेंट के अंदर, उनको चैलेंज किया जाता है और कई दफ़ा जुडिशरी ने उनको स्ट्राइक डाउन किया है। और किसके 3 बुनियादें हैं। अगर कोई लेजिस्लेशन हुई, पार्लियामेंट में कोई कानून पास किया और वो कानून जो है वो कानून और वो कुरान और सुन्ना के मुनाफी है या फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी है, तो इस और दिस टच स्टोन वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाकायदा उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। कितनी बड़ी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी तरह से अदारे जो भी होंगे, कोई अदारा जो है ये अगर ये बात ना होती तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ना दिया होता, वो क्यों दे दिया फिर उन्होंने? आप इसका जवाब तो इसी के अंदर है, बहुत सिंपल। ये अहम पॉइंट
पॉइंट है वैसे, लेकिन इस एक पॉइंट के ऊपर कि राइट टू अपील तो उनको हासिल है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। मुझे लगता है बाकी दोनों का इत्तेफाक इस हद तक तो आपसे, लेकिन ये जो इदारों की डोमेन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि तमाम इदारों की डोमेन तो तय है, लेकिन कोई अपने मौजूदा इख्तियारात भी इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, कोई उससे भी ज़्यादा अपनी डोमेन से बढ़कर काम कर रहा होता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर हम कई घंटे भी बात करते रहें तो चलती रहेगी गुफ्तगू और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शॉर्ट ब्रेक। एक आईनी तरमीम का खदशा है पीटीआई को, और उसके ऊपर बात करेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत के हवाले से शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक बहस है, कई दिनों से चहमगोइयाँ चल रही थी, लेकिन अब जिस किस्म के बयानात हैं पीटीआई की तरफ से और नून लीग की तरफ से इस मामले को डिफेंड करते हुए जिस किस्म के बयानात हैं, वो इन चहमगोइयों को मजीद दम दे रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब के ओहदे की मियाद को 3 साल बढ़ाने के हवाले से ये चहमगोइयाँ हैं कि कुछ जो हुकूमत है वो आईनी तरमीम करने का इरादा रखती है। निहाल साहब, आप लोग ऐसा कोई इरादा रखते हैं क्या? इसके पीछे वजूहात हैं, क्या आप कह सकते हैं? ये चमगोइयाँ हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारी और भी इश्यूज हैं। इसको राना सनाउल्लाह साहब डिफेंड कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब इस ख्याल को, इस आइडिया को डिफेंड कर रहे थे एक शो में। कौन कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब सर आजकल मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के सियासी और दीगर अमूर के हवाले से, बड़ी अहम पोजीशन पे। साहब की राय हो सकती है और बहुत अच्छी राय हो सकती है, मगर मैं समझता हूं कि हुकूमत तब होती है, कोई बात हुकूमत की तरफ से आती है जब कैबिनेट में उसको अप्रूव कर दिया जाए और कैबिनेट उससे एग्री हो जाए। और वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस इंपॉर्टेंट चीज को सारे, ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं होता है। अगर आप किसी मियाद में कमी और बेशी करें या किसी को एक्सटेंशन दें या किसी को रिमूवल करें, ये पाकिस्तान का मामला होता है। ये कुछ एक सियासी जमात के मामला नहीं होते, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम के मामला होते हैं। तो ये शायद पार्लियामेंट में भी डिबेट के लिए जाता हो, जो इस तरह से अहम मामला होते हैं। लेकिन तो उसूली तौर पे निहाल साहब आपका ओपिनियन क्या है? एक्सटेंशंस का जो माहौल है पाकिस्तान में, बहुत सारी सियासी जमातें, जो हुकूमतें होती हैं उनकी मुद्दत और उनके मामलात का बहुत ज़्यादा लिंक होता है एक्सटेंशन के साथ। मुस्लिम लीग नून बहुत बेहतर तरीके से जानती है, लेकिन ये अदलिया के हवाले से, चीफ जस्टिस साहिबान की एज लिमिट के हवाले से होनी चाहिए। इसके ऊपर हुकूमत ने बेशक नहीं किया अभी कोई बाकायदा ऐलान, लेकिन होना, आपका उसूली मौक़िफ़ क्या है इस पर? मेरा अपना ख्याल है कि एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, प्रोग्रेस की जरूरत है, एफिशिएंसी की जरूरत है, एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जुडिशरी का जो म्यार है इंटरनेशनली और उसकी इमेज है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। तेज डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस की जरूरत है, किसी के ओहदे से नहीं। ये डिलीवरेंस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, फिर पाकिस्तान के इमेज और जस्टिस सिस्टम बेहतर होगा। मंदोखेल साहब, आपकी जमात का कुछ जो बयान है इस हवाले से, इसकी मुखालफत ही करते हुए आप लोग नजर आते हैं, क्या इस बात की क्या वजूहात हैं? ये फर्द वाहिद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए मामला, अगर सबके लिए तय किया जाए, आप इस पे क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए अफसा, एक तो आप जो है ना वो कहते हैं ना, खाली पुलाव पे या जो भी आप नाम दे दें, एक आप उसके ऊपर बहस छेड़ रही हो और राना सनाउल्लाह का नाम दे के पीटीआई इस पे बात कर रही है। पीटीआई ने इसको एक नेशनल डिबेट बनाया हुआ है इस वक्त सर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात गलत कह रही। पीटीआई को आज एक स्टे मिल गया तो जुडिशरी जो ना वो सारे जो ना बेहतरीन हो गए। कल तक गालियां दे रहे थे उनको, उसको छोड़िए पीटीआई को। दूसरी बात ये है कि हम तीनों वकील है, हर जगह पे वकला हम मिसालें देते थे, जो पॉलिटिशियन वकील है, हम मिसालें देते थे कि जैसा आर्मी के अंदर एक्सटेंशन होता है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ऐसे एक मैकेनिज्म है कि ऑटोमेटिकली जो सीनियर जज होता है वो चीफ जस्टिस बनता है। तो खुदारा इस महकमे को बचा लीजिए, इनको भी उसी तरह अफरा तफरी का निशान न बनाए जैसा बाकी महकमों को आपने बनाया। और मैं ये कहूंगा कि अगर इस तरह की एक्सटेंशन दी गई है तो मैं जाती तौर पे तो चीफ जस्टिस साहब को जानता हूं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुकूमत ने कर भी दिया तो इसको सियासी रिश्वत के तौर पे देखा जाएगा
और फिर आने वाले वक्तों में फिर अपना मनपसंद जो ना जजेस को उठा के और वो चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे। और फिर मैं ये भी याद दिला दूं हमारे मोहतरम दोनों दोस्त और आप भी गवाह होंगे कि मैंने कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया था जो कि आखिर तक जो है पेंडिंग रहा। तमाम वजीर कानून ने अप्रिशिएट किया मगर पास नहीं होने दिया। वो ये तक खुदा का वास्ता आप चपरासी की नौकरी के लिए तो 3 मरतबा इंटरव्यू जात नस्ल जबान पूछते हो, हाई कोर्ट के जज आप डायरेक्ट क्यों लेते हो? और उसके लिए जो ना बिल्कुल मैकेनिज्म होना चाहिए, अपॉइंटमेंट जो ना मेरिट पे होना चाहिए। कोई गरीब का बच्चा भी सोच सकेगा कि मैं हाई कोर्ट का जज बन सकूंगा। जिस तरह लोअर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट होती है मेरिट पे, टेस्ट पे, इंटरव्यू पे, इस तरह हाई कोर्ट की भी होना चाहिए। और मैं आखिर में दोबारा कहूंगा कि मैं जाती तौर पर समझ रहा हूँ ना इसकी जरूरत है ना इसको पाकिस्तान के तमाम बार एसोसिएशन, बार काउंसिल इसको एक्सेप्ट करेगी। सही। अब आप ये बात कह रहे हैं, अभी तक इंतजार है कि पीपल्स पार्टी अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर उस पर ऑफिशियल पोजीशन क्या लेगी। पीपल्स पार्टी के लिए मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने एक बड़ा केस था रेफरेंस भुट्टो साहब के हवाले से, वो भी टेक अप किया था। तो कितनी कोई पोजीशन में आप होंगे अहमद अवैस साहब? ये अभी बात चैमगोइयों की हद तक है और बना दो इस गरीब को। मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, लेकिन मंदोखेल साहब अपनी पार्टी की पॉलिसी की ही बात करते हैं, उसके मुताबिक ही बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ओपनली भी चीजों के ऊपर बात करते हैं और असूल की बेसिस के ऊपर अभी आप बतौर वकील बात कर रहे थे। अहमद अवैस साहब, ये चैमगोइयों की हद तक जो बात है इसको इतना संजीदा लेकर आप लोगों ने इस मामले पर जब बात करते हैं तो मौजूदा चीफ जस्टिस को काफी पोलिटिसाइज नहीं कर देते? आप नहीं समझते कि उनके अराउंड एक शख्सियत के अराउंड डिबेट जनरेट कर दी पीटीआई ने अभी, हालांकि हुकूमत ने ऐसी कोई बात नहीं की? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है और असूलन भी जुडिशरी को किसी भी एतबार से पॉलिटिक्स में मुलव्वस ना करना चाहिए, ना उसको होना चाहिए। और ये आपको पता है कि ये जजेस की एक एज का एक्सटेंशन का मसला जो है और चीफ जस्टिस की 3 साल के टेन्योर का मसला जो है, ये सबसे पहले भुट्टो साहब ने अगर आइन के बनाने का भी एजाज़ उनको हासिल है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उन्होंने आइन में कुछ तरमीम भी की थी, जिसमें एक तरमीम ये थी कि एक चीफ जस्टिस अगर जो है वो अगर उसका आखिरी दिन भी है उसकी रिटायरमेंट का और वो चीफ जस्टिस बन गया तो उसको 3 साल की मुद्दत दी जाएगी। तो इसी तरह से फिर उन्होंने एक और अमेंडमेंट आई उसके बाद जो 6th अमेंडमेंट थी, लेकिन ये अमेंडमेंट जो है फिर इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। इसी तरह से ज़िया परवेज़ मुशर्रफ के पीरियड के अंदर भी आप देखिएगा कि परवेज़ मुशर्रफ के पीरियड में भी उन्होंने ऐसे ही किया कि उन्होंने कहा कि ये मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ा दी जाए, 68 ईयर्स कर दी जाए। उस वक्त भी ये बात चली थी और वो भी फाइनली वो उसके बाद एक कमेटी बैठी जिसमें अपोजिशन की पार्टी भी थी और दूसरे भी लोग थे और वो फाइनली बैठ कर ये फैसला हुआ था कि नहीं, इसको स्ट्राइक डाउन करें और ये वही जो आइन के अंदर जो ये मुद्दत लिखी हुई है 65 ईयर्स और 62 ईयर्स वही कायम रहेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इसमें उलझना भी नहीं चाहिए और ये बिल्कुल दुरुस्त है। इससे एक बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और इस वक्त ये जो है वो एकदम से कोशिश में थे। वैसे अगर आप देखिए ना, इससे पहले जो स्टेटमेंट चल रही थी हुकूमत के हलकों में भी ये बात चल रही थी, ये बात वहाँ से निकली थी एक्सटेंशन की बात, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो मुद्दत है वो ठीक है और अब क्योंकि मेरे ख्याल है चांसेस रिमोट हो गए हैं, ये जो फैसला आज इन्होंने सस्पेंशन का किया है और जजिस का जो ऑब्जर्वेशन थी उसके पेश नज़र तो ऐसा लगता है कि वो इस फैसले को स्ट्राइक डाउन करेंगे और इस तरह से ये सीटें इनको नहीं मिलेंगी और कॉन्सिक्वेंटली 2/3 मेजॉरिटी में ये कभी भी नहीं आएंगे कि वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अमेंडमेंट इसमें ला सकें। तो ये है कानूनी हैसियत इस वक्त इसकी और आईनी हैसियत। हाँ, चीफ जस्टिस साहब के बारे में हम निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं। उनकी पहचान बना चीफ जस्टिस साहब की, उनकी लैंडमार्क जजमेंट, जब ऑब्वियसली उस वक्त वो सीनियर जज थे फैजाबाद धरने के हवाले से। अब इस मामले के साथ जो हुआ, कमीशन बना, कमीशन भी चीफ जस्टिस साहब की अपनी तजवीज़ के ऊपर ही बना और आज उन्होंने उड़ा कर रख दिया उस कमीशन की पेश करदा रिपोर्ट को। सो आपको लगता है कि ये जो मामला है मुस्लिम लीग नून के दिल के बहुत करीब था, लेकिन जो शक्ल इख्तियार कर गया उसमें तो सारे किरदारों के ऊपर ही सवाल उठ गए, बजाय उसके कि तयन होता कि हलफ की खिलाफ वर्जी किसने की। तो ये किसी नहज के ऊपर पहुंचेगा या अब समझा जाए कि बस इधर उधर ही निकल गई बात और आगे बढ़ जाए, जैसे कमीशन ने कहा था आगे बढ़ जाए? अब हर चीज निहाल साहब एक कमेंट करें फिर जी।
जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर चीज अपने नेचुरल एंड पे पहुंचता है। अगर फैज हमीद साहब ने पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के जमहूर के साथ खिलवाड़ किया और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसको रद्द किया, यहाँ पे हमें एक बड़ा पैगाम मिलता है कि अब भी हमारे यहाँ पे लोग अपने फ़राइज़ मनसबी से जो है ना इंसाफ नहीं करते। आई डोंट नो कौन लोग थे कमीशन के मेंबर, मगर अगर उनको वो वहाँ पे नज़र नहीं आते बावजूद उस जजमेंट के, बावजूद उस एग्रीमेंट के, तो अल्लाह ताला देखिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए बर्बाद कर दी गई कि वो इंसाफ नहीं किया करती थी। तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में इंसाफ होगा और इंसाफ के कई मुकाम है। एक इंसाफ वक्त करता है, एक अदालत करती है और एक अल्लाह के यहाँ पे इंसाफ होता है। और मैं जो हमारी अदालत का इंसाफ है इस पे मेरा पूरा यानी ईमान और आपके लिए भी यकीन बस है। कुदरती इंतकाम पे अब आपका इन्हिसार है निहाल साहब, पाकिस्तानी मौजूदा अदालती कुदरती निज़ाम है। इंतकाम लेके। मैं वैसे तो वकील ये कह सकता हूँ अभी भी अपने ऑफिस से बैठ करके वकालत की चैम्बर में कि ये अपने मंतकी को अंजाम को पहुंचेगा। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी अमल को आपको वन फॉर ऑल खत्म करना होगा। तो निहाल साहब, फिर अगर ये कहा जाए कि प्रैक्टिकली इस मामला, इसकी नौयत को देखते हैं, इसमें लगे इल्जामात को देखते हुए यही इसका एक अंजाम हो सकता है, क्योंकि अब जो अस्करी शख्स है उस वक्त वो फौजी इदारे के साथ मुंसलिक थे, डीजीसी के तौर पे जनरल फैज साहब, उनके पीछे गए तो बात दूर तलक जाएगी। जो जवाब उन्होंने इस कमीशन के सामने उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो फॉलो कर रहा था जो इंस्ट्रक्शंस थी, और शायद खाकान साहब ने भी इस कमीशन के सामने यही कहा कि हमारे कहने के ऊपर उन्होंने रोल प्ले किया था। तो बस यही इसका मामले का एंड है, इसके अलावा कोई मंतकी अंजाम हो भी नहीं सकता इसका, ये बज़ाहिर नजर आ रहा है। जनाब आप बेफिक्र रहे, काजी फैज ईसा साहब इसको अपने मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह ताला लेके जाएंगे। द जजेस एंड जुडिशरी हैज अनलिमिटेड पावर। ये अपने अपनी इनकी क्रेडिबिलिटी की भी बात होती है और उनकी अपनी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि एज ए तालिब इल्म और एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे जज आए बहुत अरसे बाद जो लॉ नोइंग है, खौफ खुदा रखने वाले हैं और हर चीज से मुबर्रा है, किसी एक फरीक के साथ नहीं। उनकी पार्टी का नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्रोग्रेस, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का इंसाफ। तो वो जिस आदमी का नाम है वो इसको अपने मंतकी अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप मुकम्मल तौर पे पुरुमीद हैं उनसे कि वो करेंगे। इस मामले को आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जरूर किसी नहज पे पहुंचाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, दीगर मेहमानों का इसी के ऊपर उनके ख्यालात जानते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। आज फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस बहुत ही बरहम नजर आए और उस रिपोर्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कादिर मंदोखेल साहब, ये जो इस वक्त के हालात वाक़यात हैं पाकिस्तान में, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और गंदुम का जो बहरान है उसकी हद तक भी अगर निगरान हुकूमत के ऊपर, क्योंकि उनकी तरफ से इसका इल्ज़ाम धरा जा रहा है और काफ़ी हद तक उनका जो रोल था निगरान हुकूमत का उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन ये सवाल करें तो निगरान के भी लोग जो है उस दौर के वो भी आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं मौजूदा मुस्लिम लीग नून को, जो हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात है खास तौर पर उनको, और ताने उनको मिलते हैं फॉर्म 47 के। सो ऐसे में हलफ की खिलाफ वर्जी उस वक्त किसने की, किसके कहने के ऊपर की, उसमें कौन कौन शामिल था, ये बात अगर सजाएं होने पर आई या मामला आगे बढ़ा तो आप नहीं समझते कि माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड सेट होंगे? तो इस तरफ कोई नतीजा निकलने के इम्कानात कम है, लेकिन एक ओवरऑल शायद कोई ना कोई तरीके से चीफ जस्टिस साहब जरूर इसको देखना चाहें, क्योंकि ओन करते हैं वो इस केस को, उनके साथ मुंसलिक है ये केस जो उन्होंने जजमेंट दी थी। नहीं, देखिए आप अगर उस मुआहदे को देख ले जो DLP के साथ हुआ था, उसमें भी जो हाजिर सर्विस लोग थे वो मुआहदे में शामिल थे और उससे खशायत खाकान अब्बासी साहब ने उस बात पे एतराज़ किया है कि भाई ये जो सर्विंग ऑफिसर्स है इनको मुआहदा क्यों हो रहा है, तो हमें कहा गया कि भाई जाने दो। तो कहने का मकसद है कि अब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने ऑलरेडी उसके ऊपर जजमेंट दिया है, जो कि अगर इनका जजमेंट तारीख में याद रखा जाएगा, जस्टिस फायज ईसा साहब का, एक ये फैजाबाद वाला, दूसरा कोयटा इंसिडेंट वाला जहां बहुत सारे वकील हमारे शहीद हुए थे, तो ये एक तारीखी जजमेंट है और यकीनन वो जजमेंट सोच समझ की दिया है। लेकिन जो बात आपने की है दूसरा जो उसके हवाले से मेरा तारीख में ही ना रह जाए कहीं, ये सवाल था मेरा, क्या आप समझते हैं मुमकिन है अमल दरामद इस पे? कुछ भी नहीं होगा, ऐसी खामखा ड्रामबाजी होगा। कमेटी बनेगा, फिर कमेटी रिपोर्ट आएगी, फिर रिपोर्ट में निशानदेही होगी, फिर वो ये कहेगा। अब देख रहे अनवारुल्लाह काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी
एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला धमकी और ताने दे रहे हैं। इससे क्या मकसद? इससे मतलब कि कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है इन दोनों में से। और ये बिल्कुल अगर इसका मतलब ये भी है कि कॉम्प्रोमाइज है, एक मतलब ये भी है मंदोखिल साहब, मुझे आप इजाजत दें, मैं अहमद वैस साहब की तरफ जाऊंगी। ताने तभी दिए जाते हैं और ताने तभी सुने जाते हैं जब आप कॉम्प्रोमाइज होते हैं। एक जुमला मुझे आप साहब, अगर आपको इस कमीशन का सरबराह बना ले तो आप 4 दिन नहीं, 4 घंटे नहीं, 4 मिनट में आप इसकी फाइंडिंग निकालेंगे। एक जो ब्यूरोक्रेट ने समरी भेजी, किसने साइन किए, किस मिनिस्टर के पास गया, किस प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किए, ये तो 2-4 मिनट का काम है। और आज मंडे के दिन बताया गया था कि वो समरी करे, वो उसका रिपोर्ट आएगी, जो कमीशन थी या जो इंक्वायरी थी अभी तक तो नहीं आई। वो अभी तक नहीं आई, परसों तक आ जाए। निगरान को कुछ कहने की कैसे कुछ जुर्रत कर सकता है? एक उनके वजीर बैठे हुए यहाँ पे। आगे बढ़ूंगी मंदोखिल साहब, हम क्योंकि ये गंदम वाले दूसरे टॉपिक की तरफ आप चले गए हैं, अगर उसमें कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो फिर निगरान एक शख्सियत जो सीएम थे पंजाब के, वो तो अहम तरीन वजीर हैं इस वक्त, तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं शुक्र करें कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं बैठे हुए। अहमद वैस साहब, ये जो हम बात करें फैजाबाद धरने के जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको जिस अंदाज में मुस्तरद किया गया, इटसेल्फ आप समझते हैं कि कमीशन बनना ही ये मामला वजह थी जिसके बाद ये फैसला कमजोर हुआ या डिले हो गया ये मामला इम्प्लीमेंटेशन से? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, बात यह है कि ये तो खुद चीफ जस्टिस के इनिशिएटिव के ऊपर ये कमीशन कायम हुआ। अब कमीशन ने इंक्वायरी की, उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, बाकायदा शहादतें हुई, एविडेंस रिकॉर्ड हुई और एफिडेविट्स के ऊपर भी उनके बाकायदा एफिडेविट भी मौजूद हैं। और उसने आउटराइटली 2 काम किए कमीशन के अंदर। एक, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को एग्जोनरेट किया किसी भी किस्म के एलिगेशन और जुर्म से, और दूसरा उन्होंने ये किया कि ये इसमें पंजाब हुकूमत मुलव्वस है। और ये बात पहले भी आ चुकी है, ये तो अब यहाँ पे इस कमीशन के फैसले के अंदर ये रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में ये रिपीट हो गई। ये बात पहले भी जो है ये मौजूद थी कि वो धरना पहले यहाँ वो पंजाब में लाहौर में धरना दे रहे थे, यहाँ से शहबाज शरीफ ने और राना सनाउल्लाह ने उनको किसी तरह से यहाँ से निकाल के और वो इस्लामाबाद की तरफ भेजा, क्योंकि ये शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत को एम्बेरस करना चाह रहे थे। ये इसलिए किया गया था, असल में इसके पीछे अंडरलाइन जो है वो ये था। ये कमीशन की तरफ से जनरल फैज साहब को जो है बरी जिम्मा किया गया, ये जो स्टेटमेंट्स शहबाज साहब ने उनके सामने जाके दिए और दीगर लोगों ने, किसकी वजह से वो बरी जिम्मा हुए? कौन इसकी वजह है? नहीं, बरी जिम्मा जो है ये शहबाज शरीफ तो नहीं हुए ना, बरी जिम्मा तो हुए। साहब की बात कर, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए जो मेन था ना, जो मेन था वो था शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके इनिशिएटिव के ऊपर उन्होंने ये ड्यूटी जो इन्होंने फैज़ हमीद साहब ने वो उनके लिए ये बैठ के ये बातचीत की थी और वो कहा था, ये उनके कहने के ऊपर अंडर हिज डायरेक्शन ये सूरत हाल थी। इसी तरह से ये असल में बात ये यहाँ में मिस्चीवियस रोल जो है वो शहबाज शरीफ का है, सबसे ज्यादा मिस्चीवियस रोल। आपको कमीशन की तरह जिम्मेदारी सारी उनके ऊपर डालते हैं, लेकिन निहाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात पे क्लोज करूंगी। निहाल साहब प्लीज ऐड कर लें। आप चाहता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए बड़ा एहतराम है, मगर वो शायद कोई अकाउंट सेटल करना चाह रहे हैं या करना चाहते थे जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ। शायद उनको इस बात का गिला हो, मलाल हो कि दोबारा शहबाज शरीफ साहब पीएम बने और अगर ना होते तो शायद ये बन जाते, और अब शायद राहें भी जुदा करना चाहते हैं, तो राहें जुदा करने के लिए भी कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ इशारा, कुछ ना कुछ ऐसा हो चुके हैं। निहाल साहब वो तो पहले अनाउंस कर चुके हैं, वो राहें रिपोर्ट से पहले ही है कि अब आप लोग भी उनके साथ कोई स्कोर सेटल कर रहे हैं। लेकिन या तो वो पंजाब गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डाली, तो हम भी तो कोई दूध पीते बच्चे नहीं। हमें मालूम है कि पंजाब गवर्नमेंट पे उसने डाल करके एक साथ कई तीर को निशाने पे मार दिया, एक तीर से कई निशाने मार दिए। पंजाब गवर्नमेंट मौजूदा भी साहब का भी, हमारी पार्टी भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, सबको निशाने पे ले लिया और आने वाले वक्त के लिए भी अपने लिए एक नया एवेन्यू खोल लिया उन्होंने कि वाह वाह बहुत अच्छा आदमी है, सब अपने ऊपर लेता है और जो हमारे पर आता है वो किसी और के ऊपर। ये तो खैर एक
आपका एक ओपिनियन है, जो आपकी पार्टी लोग दूर हुए उनके खिलाफ, उनके हवाले से बयानिया जो है वो तो एक जारी रहता है, उस सिलसिले में एक एडिशन है आपका ये बयान। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, कादिर मंदुखेर साहब और अहमद अवैस एडवोकेट साहब, तीनों की गुफ्तगू आपने नाजरीन मुलाहिजा की है। यकीनन जिन इशूज़ के ऊपर आज हमने बात की है, मामलात अदालत के सामने हैं, बिलखसूस PTI की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है। सो आने वाले दिनों में देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। क्या वाकई आज PTI बहुत जल्द इस मामले को सेलिब्रेट कर रही है या सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना दुरुस्त है उनका? इस पे आने वाले दिनों में बात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।